नमस्कार, मैं हूँ आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा और देखना शुरू कर चुके हैं, देख भी रहे हैं, साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। और इस समय मैंने नमस्कार कहा, साथ में सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसा मैं कहता हूँ। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग देख रहे होते हैं, तो वहाँ जैसा जिसका समय हो या जिस वक़्त आपने ये वीडियो ऑन किया हो, उस वक़्त जैसा समय हो, उस हिसाब से यथायोग्य स्वीकार कीजिए। और क्या-क्या बातें बता देता हूँ इसलिए कि भई देखिए, एक तो प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक हुई है चीन के मामले पे, उस पे चर्चा होगी। दूसरा, बाज़ार सवाल पूछ रहे हैं लोग कि फिर बाज़ार क्यों बढ़ रहा है? इस पे बात कर लेंगे। कोरोना के किस्सों का क्या हाल है? इस पे बात कर लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले पे मैंने बात नहीं की थी उस दिन, आपको याद है 3-4 दिन पहले मैंने बात की, लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं है और वो उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो किस्से में अब इतने पेच सामने आ गए हैं, वो इतना उसके एंगल्स निकल के आ रहे हैं कि मुझे लगता है उतनी बात अब उसकी भी कर लेनी चाहिए। उसमें बहुत सारे सवाल हैं। और उसके बाद मेरे पास एक सवाल अपना है कि किताबें, क्योंकि मैं कई दिनों से आप देख रहे होंगे किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, किताबों पे बात नहीं कर पा रहा हूँ और बॉयकॉट पे बात हो जाएगी चाइना के साथ, सही ये ठीक आपने याद दिला दिया, मैं बॉयकॉट का किस्सा चीन के साथ में उठा लेता हूँ। तो बॉयकॉट वाली कहानी है उसमें, जुड़ती है चीन की कहानी में। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों, परिचितों के साथ शेयर करें, जो नॉर्मल इस भाषा में कहा जाता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफ़िकेशन आइकॉन यानी घंटी बजाना मत भूलिए, क्योंकि उसके साथ आपको खबर मिलती है जब नया वीडियो आता है या मैं जब नया लाइव करता हूँ। इस वक़्त मैं सवाल देख नहीं रहा हूँ, कोई लोग नाराज़ ना हों इस बात से कि मैं सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कृपया इस समय सवाल पूछिए ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है पूछने का। और आप लोग जो साइड में बातचीत आपकी चल रही है, उसको चलाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो बैठक की और उस बैठक के बाद जो हुआ, तो मैं लोग कहेंगे कि आप इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हर एक ने अपना-अपना बयान दिया है। मैं सिर्फ़ जो भारत सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने बैठक की, आपको पता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय ये पूरा देश एक साथ खड़ा है अपने सैनिकों के साथ, जो हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं और हम उनकी हिम्मत और उनकी बहादुरी पे पूरा भरोसा रखते हैं। और इस सर्वदलीय बैठक के ज़रिए वो शहीदों के परिवारों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। और इसके साथ प्रधानमंत्री ने ये सफाई दी, साफ किया बैठक की शुरुआत में कि कोई हमारी सीमा के भीतर नहीं घुसा है और हमारी कोई भी चौकी दुश्मन ने कब्ज़ा नहीं की है। और उन्होंने यहाँ ये बात साफ की इस बैठक में कि हमारे 20 बहादुर जवानों ने देश के लिए शहादत दी है लद्दाख में, लेकिन साथ में इन्होंने उन लोगों को सबक भी सिखाया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि पर आँख उठाने की जुर्रत की थी। और ये पूरा देश हमेशा उनके इस साहस को और उनकी बहादुरी को और इस बलिदान को याद रखेगा। तो प्रधानमंत्री ने बाकी नेताओं को, जिन नेताओं के साथ उनकी बात हुई, उनको ये भरोसा भी दिलाया कि हमारी सेनाएँ देश की रक्षा में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही हैं और भले ही ये उनका डिप्लॉयमेंट का सवाल हो, एक्शन का सवाल हो या काउंटर एक्शन का सवाल हो। तो जल, थल, नभ सभी मोर्चों पर भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए काम में लगी हुई है। और इन्होंने साथ में ये भी बात कही कि इस वक़्त भारत के पास ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है कि कोई 1 इंच ज़मीन की तरफ भी आँख उठाकर नहीं देख सकता है। और भारत में इस वक़्त फ़ौज एक साथ कई सेक्टर्स में एक साथ मूव करने में सक्षम है, यानी एक साथ अनेक जगहों पर, अनेक मोर्चों पर फ़ौज तैनात की जा सकती है, यहाँ से वहाँ जा सकती है। इसलिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ हमने फ़ौज को, ये प्रधानमंत्री ने कहा, जहाँ हमने फ़ौज को ये निर्देश दे दिया है कि जो ज़रूरी कदम समझें उठाएँ। साथ ही में उन्होंने चीन को कूटनीतिक चैनल से
भी ये बता दिया है कि भारत की पोजीशन क्या है। और इसके साथ उन्होंने भी बताया कि भारत मित्रता चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा इन सबसे ऊपर है। और इसके साथ उन्होंने बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और जानकारियां दी। और साथ में रक्षा मंत्री ने कहा, वही बात रक्षा मंत्री ने भी दोहराई कि शहीदों की कुर्बानी को भूला नहीं जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट पे जो समझौते हुए उनके बारे में जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में ये निर्देश दिए थे कि सीमा के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी दी जाए और उस पर काम चल रहा है। हाल में क्या हुआ ये भी बताया। और सभी पार्टियों के नेताओं का एक सामान्य है, हर एक नेता के बारे में अलग अलग नहीं बताऊंगा, सबने लगभग सबने शहीदों की तारीफ की, इस बहादुरी की तारीफ की। और उन्होंने प्रधानमंत्री, इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी विश्वास जताया और कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। और उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो कर रही है उसके साथ भी सहमति जताई है। इसमें अब नाम लेके है, ममता बनर्जी ने यही कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि इस समय कोई फर्क नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह की का मतभेद ऐसा दिखना नहीं चाहिए जो दूसरे देश जिसका फायदा उठा सके। चिराग पासवान ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि पूरा देश एक है और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। सोनिया गांधी ने कहा, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी रिलीज में लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि देश अब भी इस ऑपरेशन के विवरण के बारे में अंधेरे में है और उन्होंने सरकार से सवाल पूछे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में और उससे जुड़े और सवालों के बारे में। और शरद पवार ने कहा, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वहां सैनिकों के हाथ में हथियार थे या नहीं, ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय अरेंजमेंट से होता है और जो समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और इसलिए पार्टियों को, जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए इस तरह के मसलों पे चर्चा करने के बारे में। मायावती जी ने कहा कि ये वक्त नहीं है राजनीति का और हम पूरी तरह प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री के जो हाल में बयान आया उसका स्वागत किया और अंत में प्रधानमंत्री ने सबको धन्यवाद दिया इस बैठक में शामिल होने के लिए। ये हो गई बात इस बैठक की। लेकिन इस बैठक के पहले से सवाल उठ रहे थे और इस बैठक के बाद भी सवाल उठ रहे हैं। जो यहां सिर्फ एक सवाल उठाया गया, सोनिया गांधी का जिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अलग से अपना बयान जारी करके बताया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान जारी है उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या-क्या सवाल पूछे हैं और वो सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है। और यहाँ एक सवाल ये भी उठा कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी को, जो दिल्ली में सरकार चलाती है, उसको, और राष्ट्रीय जनता दल को, जो लालू यादव की पार्टी है, अब तेजस्वी यादव आजकल उसके नेता हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल अलग से पूछा गया। ये प्रश्न वाजिब है कि इसमें कुछ पार्टियों को, जब आप सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, उसमें कुछ पार्टियों को आप क्यों छोड़ देते हैं? और खास तौर पे कोई सरकार चला रही पार्टी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसमें बुलाने के लायक नहीं समझते हैं क्या? ऐसा क्यों है? ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल जो हैं वो ये हैं कि क्या इंटेलिजेंस ने अप्रैल के महीने में खबर दी थी कि चीन का भारी जमावड़ा सेना के सीमा के पास हो रहा है इस इलाके में, जिसको सीमा, मैं बोल देता हूँ, उसको सीमा न माना जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, जो भारत और चीन के सीमा विवाद के बाद खींची गई थी। और इसको, ये सीमा के तौर पे इसको भारत भी नहीं मानता और चीन भी नहीं मानता है। दोनों इस मसले पे झगड़ा करते रहते हैं और इसीलिए उसको सीमा कहना टेक्निकली गलत होता है। लेकिन जहां फौज खड़ी है उसको हम लोग सीमा, फौज लड़ रही है उसको हम अपनी जमीन पे हुई लड़ाई तो कहेंगे नहीं। अगर वहां झगड़ा, युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो उसको हम लाम पर खड़ा, मोर्चे पर खड़ा सैनिक ही कहेंगे। इसलिए
तो जो सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि क्या इंटेलिजेंस की खबर थी? अगर इंटेलिजेंस की खबर थी, तो सरकार ने और सेना के सर्वोच्च नेतृत्व ने उस पर एक्ट क्यों नहीं किया? उस वक़्त इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? और अगर इंटेलिजेंस की खबर नहीं थी, तो क्या हम अपनी सीमाओं की, अपनी ज़मीन की रक्षा मुस्तैदी से नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है? अगर टेलीविज़न चैनल इधर-उधर से जुगाड़ करके वो सैटेलाइट पिक्चर्स ला सकते हैं, तो सरकार के पास वो सैटेलाइट पिक्चर रियल टाइम क्यों उपलब्ध नहीं है? हम तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी हस्ती हैं, हम दुनिया के दूसरों के सैटेलाइट छोड़ते हैं। हम वहाँ ड्रोन से सर्वेलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। एक फ़ौजी का आपने वीडियो देखा होगा, एक फ़ौजी के पिता का, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे ने बताया कि वो 2-250 लोग थे, 300-400 लोग थे और सामने से अचानक 2-2500 लोग आ गए और उन्होंने हमला कर दिया और उनके पास क्या हथियार थे वो सुनिए उसमें। उनके पास डंडे थे और उनके पास लकड़ी की लाठी नहीं कहेंगे, लकड़ी के भी स्लीपर जैसे थे जिन पर कील जड़ी हुई थी, जिनसे ये उस वीडियो में नहीं है, ये अलग से बताया जा रहा है। इनसे हमला हुआ है। हमला इसका अर्थ है दोनों तरफ से बात कही गई है कि हथियार न चलाने का समझौता हुआ है। इस पर सवाल पूछा जा रहा है कि हथियार न चलाने का समझौता तो ठीक है, लेकिन अगर एक बटालियन के कमांडर को मार डाला गया, वहाँ हत्या हो गई, उसके बाद भी हथियार नहीं चलाएँगे, ये कौन-सा समझौता और कौन-सी ट्रेनिंग है और इस समझौते का हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर हम हमारी हमारे सीमा के अंदर यानी हमारे इलाके के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर चाइनीज़ नहीं आए, तो फिर ये झगड़ा कहाँ हुआ है, ये सवाल है। इसका जवाब दिया जा रहा है कि साहब दोनों लोग उस लाइन से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो दरअसल कहीं खींची हुई नहीं है, जिसकी सही-सही पैमाइश भी नहीं हुई है, ये भी सवाल उठाया गया है कि जब पिछला समझौता हुआ था, उस वक़्त सेना के लोगों ने कहा था कि ये लाइन सही-सही डिमार्केट कर ली जाए ताकि जो आइडेंटिफाइड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके आस-पास बात हुआ करे, तो वो डिमार्केट नहीं की गई समझौते में, ये पिछली सरकार की तरफ से बड़ी खामी है। लेकिन ये सवाल आज का है कि आज देखा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है और जो सवाल हैं उनके जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ये जो जवाब हैं ये बहुत वेग हैं, जो सरकारी विज्ञप्ति में है, जो प्रधानमंत्री के जवाब में है। और आप पूछ रहे हैं कि हाँ, अब ये सवाल है, इस सवाल का जवाब दे नहीं सकते हैं हम, ये सवाल जब सीधे पूछा जा रहा है, तो लोग इसका जवाब देते नहीं हैं। कहा जा रहा था कि 10 चीनी नागरिक बंधक हैं। अब एक बहुत और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि भारत की सरकार चला रही पार्टी के प्रवक्ता टेलीविज़न चैनलों पे बैठकर ज़ोर-ज़ोर से कह रहे हैं, हम पर भरोसा नहीं करते हो, तो चीन पर तो भरोसा कर लो, चीन ने भी कहा है कि ऐसा नहीं वैसा है और हमने एक भी इंच भारत की ज़मीन में प्रवेश नहीं किया है। आपको ये पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नियम है कि ना भारत कहेगा कि हमने चीन की सीमा में प्रवेश किया है, ना चीन कहेगा कि हमने भारत की सीमा में प्रवेश किया है। जैसे ही आप ये मान लेंगे कि आपने दूसरे की ज़मीन में पैर रखा है, इसको इनकर्शन माना जाएगा, इसको हमला माना जा सकता है और उसके बाद वो हमले के बाद जो कुछ एक्शन होता है, वो एक्शन किया जा सकता है। इसी तरह चीन ये कभी नहीं मानेगा कि वो भारत के सैनिकों को बंदी बना के ले गया है। आपको पाकिस्तान के किस्से आपको याद कर दिलाने की ज़रूरत है क्या? कितने कितने दुर्दांत किस्से हुए हैं करगिल वाले सेक्टर में भारतीय फ़ौजियों के साथ कि वो गश्त पे निकले फ़ौजी भटक जाते हैं, पाकिस्तानी उनको उठा ले गए और उनको उनके सर काट के वापस डाल गए। क्या वो माना कभी पाकिस्तान ने कि हमने ऐसा किया है? नहीं माना जाता है। ऐसा ऐसा नियम नहीं है, कायदा नहीं है। युद्ध हो रहा हो और युद्ध के समय अपना कौशल दिखाना हो तब कहा जाता है कि हमने इनके 50 सैनिक कब्जा कर लिए। तो वो पहले युद्ध का ऐलान होता है, उसके बाद ये सब होता है। इस वक़्त शांति काल में इस तरह की हरकत के बीच में कभी कोई भी फ़ौज ये नहीं मानेगी कि हमने दुश्मन के यानी दूसरे देश के सैनिकों की हत्या की है, उन पर हमला किया है, उनको कुछ भी नहीं किया। ना भारत मानेगा, ना पाकिस्तान मानेगा, ना चीन मानेगा। जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि वो लोग मारते-मारते मरे हैं, ये भी जो बात है, ये ज़रा इंटरेस्टिंग बात है। ये भी नहीं कहा जाता है आमतौर पे, लेकिन ठीक है, आप कहें क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो हमले का जवाब दे रहे थे, इसमें मारते-मारते मर गए, तो ये
एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से भी। ये उन्होंने सोच विचार के ही बोला होगा कि हम अपनी रक्षा में ये काम कर रहे थे। हम आम नागरिक के तौर पर कर भी क्या सकते हैं, ये ईशान तोपरे आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस सवाल पे आता हूं। हम जो कर सकते हैं अब उस पे आते हैं। और ये मैंने अभी बात की नहीं थी, लेकिन बीच में चर्चा आई थी कि हम बॉयकॉट की बात करेंगे। तो बॉयकॉट आप देख रहे हैं किस अंदाज में हो रहा है। ये भावनाएं भड़काने के लिए या जोश भरने के लिए। जब युद्ध हो रहा होता, मुझे बचपन का याद है, मैं छोटा था, 1971 की लड़ाई के समय में हम छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्रश पाकिस्तान नारे लगाते थे, बैज लगा के घूमते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, और ब्लैकआउट होता था, पूरे शहर की बत्तियां बुझा दी जाती थी। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि मौका मिलेगा और आप जाएंगे और आप तुरंत ही हम खुद ही हमला कर देंगे। ये मन में जोश हरेक के भरा जाता है। लेकिन इस वक्त आपने युद्ध का ऐलान किया नहीं है। चीन के साथ आपके क्या संबंध हैं, ये समझना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ अभी समझौते रद्द कर दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको एक जानकारी दूंगा। हम लोग, जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये चर्चा हो रही है कि हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, चीन की चीजों का। अब आप अंदाजा लगाइए, अपने आसपास एक बार आंख खोलिए और देखिए आपके आसपास क्या। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो कहाँ का बना हुआ है। मेरे पास तो आईफोन है, और आईफोन में मैंने देखा आज इस आईफोन एक्स पे मॉडल पे लिखा हुआ नहीं है कहीं कि ये कहाँ बना हुआ है, डब्बे में लिखा होगा। लेकिन ये लैपटॉप है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी डिजाइंड इन कैलिफोर्निया और असेंबल्ड इन चाइना है। इस तरह के 50 इक्विपमेंट आपके आसपास आपको दिखते हैं, जबकि मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ, अनेक चीजें मेरे घर में ऐसी हैं जो चाइनीज नहीं है। मैं चाइनीज सामान खरीदने से आमतौर पर बचता हूँ। मैं लेकिन बाजार जाइए, ताला खरीदने गया था मैं, ताले वाले ने मुझे ताला दिखाया, मैंने कहा ये ताला वो ताला, मैंने कहा भाई चाइनीज नहीं, बोला हंसने लगा और उसने कहा आप जो लेंगे सब चाइनीज है। आप जिस कंपनी का ताला खरीद लीजिए वो चाइना से बनकर ही आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप इंडियन कंपनी का ताला लेंगे, लेकिन वो बना तो वही है। तो ये आपके मन का भ्रम है कि आप ताला खरीद रहे हो, ये चाइनीज नहीं है। आप कैंची लीजिए, वो आपको आजकल चाइना की बनी हुई मिलती है। आप जो सामान लेना चाहें। और अब मैं एक रिपोर्ट, गेटवे हाउस नाम का एक थिंक टैंक है, ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है वो लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर रिसर्च के लिए बना हुआ थिंक टैंक है। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, और ये इस साल 27 फरवरी की रिपोर्ट है। बहुत ऐसा नहीं है कि झगड़े के बाद निकाली हुई है, तो इसलिए मैं उस वक्त की आपको बता दे रहा हूं। भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप आप जानते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आपने सुना होगा। स्टार्टअप्स पे बहुत भरोसा है इस वक्त हम लोगों को कि स्टार्टअप हमारी इकोनॉमी में नई रफ्तार लाएंगे। $4 बिलियन, $4 अरब चाइना का लगा हुआ है भारत के स्टार्टअप्स में। ये इनका हाल है कि भारत के 30 यूनिकॉर्न्स में से 18, यूनिकॉर्न मतलब जो $1 मिलियन के ऊपर चले जाते हैं वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं, उसमें 18 चाइनीज फंडेड हैं। टिकटॉक के 20 करोड़ सब्सक्राइबर थे और वो भारत में यूट्यूब को उस तारीख तक पीछे छोड़ चुका था। अलीबाबा, टेंसेंट और बाइट डांस, ये 3 चाइनीज कंपनियां हैं जो अमेरिका की फेसबुक, अमेजॉन और गूगल को इंडिया में टक्कर देती हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और चाइना के स्मार्टफोन आप जानते हैं, ओप्पो और शाओमी, ओप्पो, शाओमी और एक दो और नाम है, वन एक्स, जो एक्स वन प्लस वाली कंपनी है। ये 72% शेयर है इनके पास बाजार में, भारत के बाजार का 72% शेयर, जिससे सैमसंग और एप्पल दोनों पीछे छूट जाते हैं। और एप्पल जो पीछे छूटा हुआ, आप उसे अमेरिकन मान लीजिए, लेकिन एप्पल भी तो चाइना से बन के आ रहा है। सैमसंग के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन सैमसंग कोरिया वगैरह में बनता है, लेकिन मुझे लगता है सैमसंग का भी, अब जब आप उसके अंदर खोल के निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चिप कहां से बन के आ रही है। तो चाइना का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ है। इसकी वजह भी गेटवे हाउस, क्योंकि गहरी रिसर्च करता है, अमित भंडारी साहब, उनके अमित भंडारी और आशना अग्रवाल ने रिसर्च की है। उन्होंने बताया इसकी वजह क्या है। एक, भारत में कोई बड़े वेंचर इन्वेस्टर्स नहीं है जो इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं।
इसीलिए चाइना ने इस मामले में अर्ली एडवांटेज ले लिया है। शुरू में जब पैसा लगाने की जरूरत थी, चाइना के लोगों ने पैसा लगाया। 2015 में जो 40% उसने पेटीएम में अलीबाबा ने पैसा लगाया, जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और इसने 1 साल के बाद ही उसको भयानक कमाई करवा दी, जबरदस्त कमाई हुई। कारण क्या था? नवंबर 2016 आप याद कीजिए, नोटबंदी। नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? सबसे बड़ा फायदा हुआ अलीबाबा का, जो चाइना की कंपनी है। तो पेटीएम को अलीबाबा से सुपीरियर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मिली, उसका एक्सपीरियंस मिला, जिसको उसने अपने ऐप में लगाया और भारत का डोमिनेंट प्लेयर बन गया। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से जो कैपिटल आती है, जो चाइनीज लोग इसमें पैसा लगाते हैं इंडिया की कंपनियों में, ये पेशेंट कैपिटल कहलाती है, जो कि जिसमें नुकसान होता है, शुरू में भारी नुकसान होता है। ये लोग उसको काफी समय तक इस पे वो नुकसान सहते हैं। चाइनीज कंपनियों की खासियत ये है। क्यों? क्योंकि इससे बदले में क्या मिलता है? क्या वजह है कि आदमी इतना नुकसान सहेगा? उसको भारत के बाजार में पहुंच मिल रही है, पकड़ मिल रही है, इस वजह से ये नुकसान सहता है। इसीलिए अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियों ने अपने अलग अलग कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनका विचार कुछ और है, वो सोचते कुछ और हैं। जबकि जो वेस्टर्न कंपनियां हैं, जो विदेशी, जो पश्चिमी दुनिया की कंपनियां हैं, जो सिक्कोया है, सॉफ्ट बैंक जापान की कंपनी है, ये लोग जो पैसा लगाते हैं, ये रिटर्न देखते हैं। चीन जो है इसमें रिटर्न कम देख रहा है, वो रिटर्न उससे ज्यादा देख रहा है अपने इस बाजार में मैं कितनी पकड़ और पहुंच बना सकता हूं। अब आपको ये देखना चाहिए जो इस मामले में, कि हमारी किन कंपनियों में, चीन की किन कंपनियों का कितना पैसा लगा हुआ है। तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं सिर्फ उदाहरण के लिए। बिग बास्केट का नाम आपने सुना होगा, हम लोग सब्जी खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं उससे। बिग बास्केट में अलीबाबा ग्रुप और टीआर कैपिटल, ये 2 चाइना की कंपनियां हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, और ये $25 करोड़ से ज्यादा लगा हुआ है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको हर एक कंपनी बचती है बताने से, तो लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिग बास्केट के अंदर है। बाईजूस के नाम से आप जानते हैं, कंपनी का नाम वैसे है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन बाईजूस ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाली कंपनी है, आपको पता होगा, ऑनलाइन टीचिंग करती है। इसमें टेंसेंट होल्डिंग्स का $5 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। इसमें और विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं, जैसे सिकोया है, नेस्पर है, लाइट स्पीड है, कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, ये सब हैं, लेकिन चाइना की कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स है। और डिलीवरी एक कंपनी है, आपने नाम शायद ना सुना हो, जो लोग इस चीजें मंगाते हैं ऑनलाइन डिलीवरी, उनमें से डिलीवरी, DELHIVERY, डिलीवरी करने वाला प्लेटफॉर्म है, ऐप है। इसमें चाइना की फोसुन नाम की कंपनी ने 25 करोड़, $2.5 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगाया हुआ है। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो ड्रीम 11 उसका ब्रांड नेम है, उसमें $15 करोड़ चाइना की 2 कंपनियां, स्टेडव्यू कैपिटल और टेंसेंट होल्डिंग्स ने लगाया हुआ है। फिर आप फ्लिपकार्ट का नाम जानते हैं। फ्लिपकार्ट जो है वॉलमार्ट ने ले लिया है, वॉलमार्ट इंडिया जो है वॉलमार्ट की कंपनी हो गई है फ्लिपकार्ट, उसका ब्रांड नेम है। और साथ में चाइना की स्टेडव्यू कैपिटल और टेंसेंट होल्डिंग का नाम आप बार बार सुन रहे हैं। स्टेडव्यू और टेंसेंट ने इसमें लगाया हुआ है $30 करोड़ के ऊपर की रकम। हाइक मैसेंजर का नाम आपने सुना होगा, हाइक बहुत चल नहीं रहा है, लेकिन हाइक मैसेंजर जो है ये एयरटेल वाले जो सज्जन है उनका है, उनके बेटे ने लॉन्च किया था। हाइक मैसेंजर में भी टेंसेंट होल्डिंग और फॉक्सकॉन, इन दोनों का करीब $15 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। फिर आप लोग आजकल टिकट बुक कराते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मशहूर नाम है ऑनलाइन टिकट बुकिंग में, मेक माई ट्रिप ने अमेरिकी बाजार में जाके अपना IPO भी लाई है, वहां लिस्ट हुई है। मेक माई ट्रिप में चाइना की सी ट्रिप कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है। कितना लगाया हुआ है ये नहीं बता सकते हैं, वो रकम डिस्क्लोज नहीं की गई है, कितने से ज्यादा या कितने से कम है ये भी नहीं। फिर आइए आप वहां से उस ट्रेवल से आ जाइए घर के ट्रेवल पे। तो उबर नाम की कंपनी जो ये चलाती है
टैक्सी आपको पता है विदेशी है, सब लोग मानते हैं, और साथ में कहते हैं कि ओला अपनी होम ग्रोन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, हमको ओला में सवारी करनी चाहिए। तो ओला चलाने वाली कंपनी का नाम है ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें टेंसेंट होल्डिंग्स, स्टेडव्यू कैपिटल, सेलिंग कैपिटल एंड चाइना एटर्नल यील्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, चाइना यूरेशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड, इतनी चाइनीज कंपनी और फंड का 50 करोड़ डॉलर से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। इसके बाद आइए ओयो। ओयो कंपनी आप जानते हैं, ओयो रूम्स जो होटल चलाने वाली चेन है, होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो। ओयो उसका ब्रांड नेम है, मैं ब्रांड नेम पे ही जाता हूं क्योंकि इनके नाम, हर एक कंपनी के नाम में जाने की बहुत लाभ नहीं है। ओयो में 10 करोड़ डॉलर से ऊपर की रकम लगी हुई है चाइना की डीडी चुक्सिंग और चाइना लॉजिंग ग्रुप की। फिर पेटीएम का नाम आपके सामने आया था, लेकिन पेटीएम मॉल उनका एक कंपनी है, पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अलीबाबा ग्रुप ने 15 करोड़ डॉलर से ऊपर लगाया हुआ है। और 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो paytm.com, जो पेटीएम ऐप जिस कंपनी का है, उसमें 40 करोड़ डॉलर से ऊपर की रकम है अलीबाबा ग्रुप की ही। अलीपे सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए है, और सैफ पार्टनर्स भी वहीं की कंपनी है, उसने भी, ये कुल मिला के 40 करोड़ डॉलर से ऊपर की रकम है यहाँ। फिर आइए, अब आप सोचते हैं मुसीबत के समय में पॉलिसी ले लीजिए, तो चलते हैं, आप पॉलिसी बाजार जाते हैं। पॉलिसी बाजार में स्टेडव्यू कैपिटल ने पैसा लगा रखा है। फिर स्टेडव्यू कैपिटल भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट कंपनी है चाइनीज, और इसमें कितनी रकम लगाई हुई है ये नहीं बताया गया है। क्विकर, आप सेकंड हैंड सामान बेचते खरीदते हैं क्विकर से, क्विकर में भी स्टेडव्यू कैपिटल का पैसा है, कितना है पता नहीं है। रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रिविगो क्या करती है मुझे नहीं मालूम है, रिविगो के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रिविगो में सैफ पार्टनर्स का पैसा है 25 मिलियन, 2.5 करोड़ डॉलर से ऊपर। फिर जैस्पर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है जो स्नैपडील चलाती है, स्नैपडील ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग का। इसमें अलीबाबा ग्रुप, FIH मोबाइल लिमिटेड जो फॉक्सकॉन की सब्सिडरी है, इन दोनों ने मिलाकर 70 करोड़ डॉलर से ऊपर की रकम लगा रखी है। फिर आइए, अब आप स्विगी से खाना मंगाइए। स्विगी से मंगाते हैं आप या जोमेटो से मंगाते हैं, तो स्विगी में मीटवान डायनपिंग, हिल हाउस कैपिटल, टेंसेंट होल्डिंग्स और सैफ पार्टनर्स, इन्होंने कुल मिलाकर 50 करोड़ डॉलर से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जोमेटो में आप सोचिए, चलिए स्विगी में चाइनीज पैसा है, हम जोमेटो से मंगाएंगे, तो जोमेटो में फिर अलीबाबा ग्रुप एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, शुनवेई कैपिटल, इन तीनों का मिलाकर 20 करोड़ डॉलर से ऊपर लगा हुआ है। और फिर एक ऐप है उड़ान नाम का ऐप है, जिसमें टेंसेंट होल्डिंग्स ने 10 करोड़ डॉलर से ऊपर की रकम लगा रखी है। तो चीन क्यों इतना पैसा लगा रहा है, चीनी कंपनियों ने इतना पैसा भारत की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में क्यों लगा रखा है, एक सवाल है। इसका जवाब, सीधा सा जवाब दिया हुआ है गेटवे हाउस ने। उनका कहना है इसकी वजह से ये है कि हमारे ज्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो विदेशी फंड पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि भारत में कोई भी इतना बड़ा पैसा लगाने को तैयार नहीं है, कोई लगाता नहीं है, लगाने लायक नहीं है। हमारे पास अपना कोई सिक्वोया, कोई गूगल, कोई सॉफ्टबैंक, कोई टेंसेंट, कोई अलीबाबा नहीं है। अभी हाल में रिलायंस इस तरह के मॉडल पे काम कर रहा है। रिलायंस का जो जियो है, जियो प्लेटफॉर्म्स, वो इस तरह के कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। आपने सुना होगा रतन टाटा जी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लेकिन जो बड़ी दिक्कत है अभी तक की वो ये है कि यहां से लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं। अब इसमें आपने देखा होगा ऐप्स में 50% से ज्यादा ऐप जो हैं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाले, जो यहाँ डाउनलोड होते हैं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं। जैसे यूसी ब्राउजर का नाम आपने सुना होगा, मैंने भी बीच में एक बार उसको डाउनलोड करने का प्रयास किया, लेकिन वो एक तो बहुत सारी परमिशंस मांग रहा था, फिर वो
भेजता था बहुत सारे नोटिफिकेशन, और फिर मुझे एप्पल स्टोर से ही, एप्पल से नोटिफिकेशन आ गया कि ये पोटेंशियली अनसेफ है, एक सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए मैंने उसको डिलीट मार दिया उसी समय। टिकटॉक को भी मैंने कुछ समय सोचा देखूं, लेकिन फिर मुझे उसमें मज़ा भी नहीं आया, और फिर मैंने सुना भी कि ये सिक्योरिटी रिस्क भी है और चाइनीज़ भी है, तो मैंने उसको डिलीट मार दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रखनी पड़ती हैं, इसके बावजूद कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाली हैं। लेकिन इसी तरह आप देखिए गाना, हमारे यहाँ बहुत लोग आजकल गाना पे गाना सुनते हैं, और गाना किसने शुरू किया था? टाइम्स मीडिया, टाइम्स इंटरनेट ने, और पेटीएम, और ये पेटीएम मॉल पे चलता है, इसमें टेंसेंट ने पैसा लगाया है, एमएक्स प्लेयर में टेंसेंट ने पैसा लगाया है। तो ये कौन कहाँ पैसा लगा रहा है, ये समझना देखना बड़ा दिलचस्प किस्सा है। लेकिन इससे ज़्यादा जो इसमें करने वाली बात है, वो रेकमेंड ये किया गया है कि भारत सरकार को एक आईटी बीपीओ इंडस्ट्री के लिए सेंट्रलाइज्ड एफडीआई स्क्रीनिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप देखें कि कहाँ कौन इन्वेस्ट कर रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट से हमको क्या नुकसान हो सकता है, क्या कोई नुकसान हो सकता है। इसमें डेटा सिक्योरिटी का सवाल भी है। जैसे एक ऐप आया ग्रिंडर नाम से, ग्रिंड आर, GRINDR, ये हुकअप ऐप है। हुकअप ऐप आप समझते होंगे, डेटिंग और ये रिलेशनशिप बनाने के लिए आजकल ऐप आते हैं। ये खास तौर पे एलजीबीटी कम्युनिटी का हुकअप ऐप है, और इसका एक उदाहरण दिया गया है कि ये 2016 में इसको एक चाइनीज कंपनी कुनलुन ने एक्वायर कर लिया, और इसके बाद इन लोगों ने, जो पुराने समय में आपने ब्लैकमेल का किस्सा सुना हो, अब इस समय भी ये इस तरह के ऐप हैं जिसमें आपने हुकअप किया, आपकी कोई जो भी किस्सा कहानी चली वो बैकएंड पे जमा है, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करने के लिए, जो बूबी ट्रैप आपने सुना होगा, जासूसी इंटरनेशनल एस्पियोनेज में इस्तेमाल होता है, कि किसी इंसान को किसी महिला ने फंसा लिया और उसके बाद उनके वीडियो बना लिए, और उसके बाद वो ब्लैकमेल होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क उनको निकाल के देने पड़ते हैं। तो ये इस तरह के ऐप हैं जो डेटिंग ऐप हैं, ये आगे जाके किसी यूजर को पोटेंशियली ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा उदाहरण ये दिया है गेटवे हाउस ने इस रिपोर्ट में, और इस तरह से ये इसको खतरनाक बता रहे हैं। ये सावधान रहने की जरूरत है। और अब आप आइए, बहुत सारे सवाल मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से सबसे ये एक बार फिर आपको मैं चेता दे रहा हूं कि मैं प्रश्न पढ़ नहीं रहा हूं। आप सवालों पे जाएंगे, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, तो उस पर नाराज मत होइएगा। मैं इस वक्त क्योंकि स्क्रीन में कुछ और निकाल के देख रहा हूं और उसके साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए आप इसको लेकर नाराज भी ना हो। कुछ देर बाद मैं सवालों पे आ जाऊंगा, तब मैं सवालों की बात कर लूंगा, और मार्केट की भी जो बात हो रही है वो उस पर भी आऊँगा। लेकिन अभी अब मैं एक बार कोरोना के किस्से पे आ जाऊँ वापस। आज की जो कहानी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये निर्देश देने को कहा है कि साहब एक्सपर्ट पैनल बनाइए, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, और साथ में सेंटर को कहा कि ये जो अलग अलग जगह जो टेस्ट के चार्जेस हैं ये अलग अलग हैं, इन पर कुछ करिए। और ये सही बात है, ये कुछ किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने चार्ज अभी भी दिल्ली ने आधा कर दिया है चार्ज घटा के, लेकिन फिर भी 2,500 एक टेस्ट का चार्ज कम नहीं होता है, खतरनाक है। और पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट है वो आपको फिर थोड़ा चिंता में डालने वाली रिपोर्ट है। 13,586 केसेस पिछले 24 घंटे में भारत भर में रिपोर्ट हुए हैं, 336 मौतों की खबर है। इसके साथ भारत का जो कोविड-19 की जो टैली है वो 3,80,532 पर पहुंच गई है, जिसमें 1,63,248 एक्टिव केसेस हैं, 2,04,711 रिकवर हो चुके हैं, और 12,573 मौतें हैं। अब इस वक्त हरियाणा नया हॉटस्पॉट बन रहा है, सबसे ज़्यादा चिंताजनक जगह के तौर पे वो उभर रहा है, क्योंकि वो जो 10 सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं उनमें फास्टेस्ट वहाँ अब हरियाणा में सबसे तेज रफ्तार से ये बीमारी फैल रही है। दूसरी तरफ बिहार में
ऐसा लग रहा है कि कुछ उम्मीद की किरण है, क्योंकि बिहार में ये संख्या गिरनी शुरू हो गई है। जबकि बिहार में चिंता जताई जा रही थी कि बिहार में तो सरकार ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है, लगता है किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वहाँ ग्रोथ रेट जो है कोरोना की संख्या का, वो 3% से नीचे आ गया है। तो ये अच्छी खबर है एक तरह से। लेकिन कोरोना को लेकर स्थिति बहुत अजीब सी बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक कंफ्यूजन है। दिल्ली सरकार ने क्या कहा था कि आप होम क्वारंटाइन कर लीजिए जिनके माइल्ड सिम्टम है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से कहा है कि कम से कम 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी कर दीजिए। कम से कम 5 दिन आपको वहां जाकर अस्पताल में या क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन होना चाहिए। घर के क्वारंटाइन से गुजारा नहीं होता है। और ज्यादातर घरों में जो असली तर्क है गृह मंत्रालय का इस मामले में, और मैं उससे सहमत हूं, जिन लोगों के बहुत बड़े बहुत आलीशान मकान घर ना हो, बड़ी सुविधाएं ना हो, जो वैसे ही आइसोलेटेड ही रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। सामान्य घरों में आइसोलेशन करना संभव नहीं है आसानी से किसी के लिए भी। अगर एक इंसान एक घर में बीमार है, सारे बीमार हो गए, सबको उसी घर में आइसोलेटेड रहना है तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर एक घर में कोई 1 या 2 लोग बीमार हो गए और बाकी लोग नहीं हैं, तो उनके लिए आइसोलेट होना लगभग असंभव होता है। और जिनके पास हमारे से भी कम सुविधाएं हैं, हमारे पास तो 2 बेडरूम का घर है, 2 बाथरूम है, जिनके पास एक ही बाथरूम है घर में, वो कैसे आइसोलेट होंगे, सब लोग सोचिए। तो ये विकट सवाल हैं। इन विकट सवालों पे सोचने की, चिंता करने की आवश्यकता है, और ये थोड़े गंभीर सवाल हैं। मैं कोरोना को लेकर लगातार चेताता हूँ, चिंता करता हूँ, आप सबके सामने सवाल उठाता हूँ। ये इसीलिए उठाता रहता हूँ कि उस पे हम कहीं ढीले ना पड़ जाए। ये चिंता करने की बहुत जरूरत है। तो ये आपने देखा। अब जो बॉयकॉट का जहां तक सवाल है, बॉयकॉट के आपने अनेक नज़ारे देखे होंगे। वो बॉयकॉट हो रहे हैं, कैसे होंगे मुझे नहीं पता। लोग, कोई एक आदमी अपने घर से टीवी फेंक रहा है, उसके बाद लोग उस पर लाठी डंडे चला रहे हैं। पता नहीं मुझे अब वो सही टीवी है, खराब टीवी है, फिर वैसे ही फेंकना था। आजकल आप पुराना टीवी बदलने जाइए, आप नया टीवी खरीदने जाइए, और दूसरा आपसे पूछता है कि आप एक्सचेंज ले लीजिए। तो अगर आप बहुत बड़ा 3 लाख रुपए का टीवी खरीद रहे होंगे तो कहेगा 15,000 एक्सचेंज हो जाएगा, वरना कोई पुराना टीवी 2,000 से ऊपर कोई लेता नहीं है। और अगर खराब हो गया है तो बेकार ही है बिल्कुल। अगर चल नहीं रहा, और चलना बंद होना कभी भी बंद हो सकता है। या डिस्प्ले खराब हो गया और आपका काम खत्म हो गया है। हाँ, हाँ। आज एक वीडियो आया है। तो चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और वैसे भी मुझे जो दिखता है वो ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत, ज़्यादातर मामलों में मैं उनकी क्वालिटी पर भरोसा नहीं करता हूँ। और कहा ही जाता है कि जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं हो उस पर क्यों जाना है। जैसे ये हायर का रेफ्रिजरेटर या उसके टीवी वगैरह सस्ते मुद्दे मिल रहे थे, लेकिन जब मुझे खरीदना था तो मैंने नहीं लिया, इसीलिए कि मैं उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। भाई डीवीएल जी, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, आपसे मैं 1-on-1 में भी बात कर चुका हूँ। कविता मैडम आपको लगातार यहाँ कहती रहती हैं, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इस मामले को लेके इस वक्त अगर आप ये चिंता करेंगे कि सीपीएसई ईटीएफ का क्या होगा, तो आप चिंता में ही रहेंगे। और चिंता चिता समान है, मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत गंभीर है। जब आपने खरीदा था सीपीएसई ईटीएफ, वैसे भी आपको रातों रात पैसा देने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो लंबे समय में रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है। बहुत जल्दी आप इस को लेकर व्याकुल हैं, मैं आपको कह रहा हूँ इसको। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। वो कहीं भागा नहीं जा रहा है आपका इन्वेस्टमेंट। तो कहा गया है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आप जो बहुत लोग चाइनीज चीजें और फोन वोन खरीदते हैं, और इसलिए मैं देखता हूँ लोग हर तीसरे महीने 6 महीने में नया फोन लेके घूम रहे हैं। और तो मुझे आश्चर्य होता है, मुझे 2-2.5 साल हो गया ये फोन लिए हुए। तो अगर आप इतनी
तेजी से चीजें बदलना चाहेंगे तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन इसके साथ जो दूसरी मुश्किल खड़ी है वो समझिए, और वो ज्यादा बड़ी बात है। हम लोग बॉयकॉट करने से खुश हो लेते हैं। जब महात्मा गांधी ने वो असहयोग आंदोलन किया था और विदेशी सामान के बहिष्कार का, स्वदेशी आंदोलन का मंत्र दिया था, तो उन्होंने साथ में आपको सोल्यूशन भी दिया था। अब भी हम सुन तो बहुत समय से रहे हैं कि मेक इन इंडिया और पता नहीं अब असेंबल इन इंडिया, जो भी हो, ये सारे सिद्धांत चल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, प्रश्न ये है, आपके जो सामान आप चीन से ले रहे हैं, जो बिल गेट्स का उदाहरण है, मेरा ख्याल है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, इनमें से किसी ने कहा कि हम चीन में इसलिए काम करवाते हैं क्योंकि चीन की जो स्किल, जो प्रिसिशन का काम करने की स्किल है, वो बहुत अच्छी है। वहाँ के लोग ये काम बहुत अच्छा करते हैं। मेरा एक साथी 6-7 साल पहले चीन गया था, और मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ इसलिए समझने के लिए कि ये काम कैसे होता है। वो चीन गए और चश्मा पहने हुए था, और सामने बोले कि वहाँ क्योंकि एग्जीबिशन टाइप में बड़े फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है एक हॉल में, ये जो बड़े बड़े फोन आपको यहाँ 3 अलग अलग ब्रांड से बिकते दिखते हैं, वो एक ही हॉल के अंदर बनते हैं। 3 कंपनियां एक हॉल के अंदर चल रही हैं, एक साथ बन रहे हैं वो फोन। वो शाओमी की फैक्ट्री में सब कुछ बन रहा है। तो वहां चश्मा पहने हुए थे, वो एक आदमी चश्मा बना रहा था, और उसने कहा कि पावर का चश्मा बन जाएगा। तो बोलने में भी ऐसा नहीं कि बड़ी साफ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ है, कम कम कम, 2 मिनट 2 मिनट, गिव मी। अब इसने कहा कि बट इट्स अ पावर ग्लास, स्पेक्स विद पावर। तो इन्होंने अपना निकाला, कहा कि नहीं नहीं, इट हैज पावर, नो 2 मिनट, गिव मी। और जबरदस्ती, ऑलमोस्ट जैसे यहाँ फेरी वाले झपट्टा लगा के आपसे छीन लेते हैं, चश्मा हाथ से लिया, आप अपनी मशीन में लगाया, और उसने कहा विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर उसने मेरी पावर का चश्मा बनाकर मेरे हाथ में रख दिया। आप सोचिए, ये कांड अगर आपका चल रहा है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? ये मुकाबला करने के लिए आपको भी अपने अंदर जज्बा चाहिए। फिर उन्होंने बड़ा स्केल का काम खड़ा किया हुआ है। हम लोग मैं इस बात से सहमत हूं कि हम जब अपना काम कर रहे होते हैं, तो सॉल्यूशन जो है चाइना के साथ मुकाबले का, वो ये है कि हमको अपने को आत्मनिर्भर वास्तविक अर्थों में बनना होगा। जैसे हमारी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने जो काम किए हुए हैं, आप देख लीजिए कि जैसे आपकी जो कार ऑटो इंडस्ट्री, वो कैसे खड़ी हुई, जापानीज सहयोग से खड़ी हुई, जो, लेकिन अब हमने वो कारें उस अंदाज में हम बना रहे हैं, यहाँ बनाते हैं, दुनिया भर को बेचते हैं। ये संबित होता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कि जो आपके पास है, घर का सामान फेंकने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रतीक का सवाल है, तो प्रतीक के सवाल में ही पुराने समय में फेंके गए थे। आपको याद हो, गांधी जी का नाम मैंने इसीलिए लिया कि उस आंदोलन में विदेशी सामान की होली जलती थी, लोग अपने घरों से उठाकर फेंकते थे, लेकिन साथ में उन्होंने जो उदाहरण दिया था वो दिया था कि अब आप खादी बनाइए। और खादी अपने आप में एक पूरा विचार है, व्यवस्था है, तंत्र है। खादी सिर्फ ये नहीं था कि एक कपड़ा था, खादी एक समय पर आपके लिए पूरा एक तंत्र था कि आप आत्मनिर्भर हैं, अपने लिए कपड़ा बुनते हैं, अपने देश के जो कपास उगाने वाले किसान हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। तमाम, मतलब कपास की खेती होती थी तब, हम सिंथेटिक फाइबर तो इस्तेमाल होता नहीं था। और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों से आने वाला कपड़ा, यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ ना आए विदेशी, मतलब विदेशी ये चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ का काम धंधा बंद हो। और जो आपको तो इस बात की भनक होगी, और मैं आपको उदाहरण दिखा दूं, अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो मैं हाल का आपको उदाहरण बिल्कुल ताजा और बता दे रहा हूँ। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, बिल्कुल सही है कि अगर हम उनका नहीं खरीदेंगे तो कोई हमारा क्यों खरीदेगा। प्रश्न ये है कि क्या हमें सिर्फ उनका खरीदना है, और वो हमारा कितना खरीद रहे हैं और हम उनका कितना खरीद रहे हैं। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और चाइना जो हमें एक्सपोर्ट करता है, इसमें 4 गुने का फर्क है।
तो वो 4 गुने का फ़र्क क्या हम बराबर कर सकते हैं? तब तो खरीदिए, नहीं तो बराबरी का मैदान तैयार कीजिए। मैं अभी हाल का आप बता दे रहा हूँ, अब आप किसी भी सुपर स्टोर में जाइए, बड़े जो लाइफ़स्टाइल स्टोर्स हैं, जैसे लाइफ़स्टाइल एक है या होम सेंटर है और वेस्ट साइड है, इस तरह की बड़ी दुकानों में जाइए, वहाँ जो सामान उठाइए, वो आपको दिखता है कि कहाँ बना हुआ है। मैं आपको लगभग 20 साल हाँ, लगभग 20 साल, 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं अमेरिका गया था, कुछ 7-8 दिन का ट्रिप था और मुझे लगा कि यहाँ से बच्चे के लिए कुछ खरीद लिया जाए, तो दुकान पे घुसा मैं, न्यूयॉर्क में एक कपड़े की दुकान में, और मैं काफ़ी चीज़ें देखी-दाखी, हालाँकि बंद होने का टाइम था तो कह रहा था जल्दी करो। उसके बाद मैंने उसको जो मुझे पसंद आई, ऐसे 3-4 चीज़ें थी, मैं और ये नोट कीजिएगा, 3-4 ऐसे आइटम जो मुझे पसंद आए, उसके बाद मैंने उसको देखा, तो उस पर लिखा होता था मेड इन इंडिया। जो मुझे पसंद आ रही थी चीज़ें, वो मेड इन इंडिया थी। वहाँ मेड इन चाइना चीज़ें मिली, ऐसा नहीं कि वहाँ मेड इन चाइना चीज़ें नहीं थी, लेकिन वहाँ मेड इन इंडिया आइटम थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। हालाँकि मैंने जो वो लिया वहाँ से, वो कुछ कहीं और का बना हुआ आइटम था। लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, ये अब जब सब यहाँ से मेड इन इंडिया ही लेना है, फिर इसको लेके मैं इंडिया जाऊँ, इससे अच्छा इंडिया में ही लेंगे। लेकिन अभी हाल का मैं अब आपको नया उदाहरण जो बता रहा हूँ, जिससे हमको सीखना चाहिए असल में दिमाग लगाकर। अभी मैं वेस्ट साइड में गया और अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने उठाकर देखा कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे आस-पास की बनी हुई चीज़ें। बचपन में मैं अपने आस-पास देखता था, हमारी परिचित महिलाएँ घर पर बिनती थीं, ये डलिया बिनते हैं या नारियल के पत्तों से जो चटाई बनती है, इस तरह की, उसके बने हुए छोटे-छोटे बास्केट्स। ये सामान मैंने वेस्ट साइड में अभी हाल में देखा एक दिन, और उस पर मैंने लेबल देखे, क्योंकि आम तौर पे देखता हूँ कहाँ-कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, दिलबीर सिंह जी ने पकड़ लिया बिल्कुल सही, तो वो मेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये काम कैसे कर लिया है? क्या बांग्लादेश में वो काम हो रहा है कि वो वहाँ से इंडिया सप्लाई कर रहे हैं? हमारी इतनी बड़ी रिटेल चेन टाटा बांग्लादेश से खरीद रहे हैं, तो हम अपने देश में, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते हैं, हमको दो मोर्चों पे काम करना है। एक, खरीदार देखे कि वो कहाँ का सामान खरीद रहा है, नया सामान खरीदते समय। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं संबित होता जी, कि हम ऐसा नहीं घर का सामान फेंक दें, लेकिन जो सामान आप नया खरीद रहे हैं, उसमें आप ज़रूर देखें कि कहाँ का बना हुआ है और क्या वो सामान इतना ज़रूरी है कि आप इसका चीन का बना हुआ, बांग्लादेश का बना हुआ या कहीं और का बना हुआ सामान खरीद रहे हैं, या आप मेड इन इंडिया भी पा सकते हैं थोड़े से एफर्ट करके। आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं बहुत सारे, जो कि आपको इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। देखने की बात है, नज़र डालने की बात है। कोई एक चीज़, अब मजबूरी है, जैसे मैंने कहा 2 दिन पहले की बात है, अ, भारत समाचार नाम का एक टीवी चैनल है, उन्होंने एक आह्वान किया, उन्होंने कहा कि हम कोई भी किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं दिखाएँगे। टेलीविज़न चैनल के लिए विज्ञापन उसके रोटी दाल के बराबर होता है। हिम्मत की बात है कहना कि हम चाइनीज़ चीज़ का विज्ञापन नहीं दिखाएँगे। उन्होंने कहा हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट से भी हमने बात कर ली है और हम वो ये मिलकर इस पर मान गए हैं। तो हम एग्री कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा प्रश्न था और मैंने उनसे पूछा है सवाल कि भई अपने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से भी पूछ लीजिए, आपके यहाँ जो चाइनीज़ इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसके बिना गुज़ारा हो जाएगा क्या? तो अगर वो गुज़ारा नहीं होगा, तो अब ये मजबूरी है। मेरे लिए आप कहिए कि साहब ये लैपटॉप जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको मैं फोड़ दूँ, तो ये ठीक नहीं होगा ना? लेकिन अगर मैं आज नया खरीदने जा रहा हूँ और मुझको वहाँ कोई ऐसा लैपटॉप मिलता है जो चाइना में नहीं बना हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो लूँ। मैं नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, तो उस समय मैं देखूँगा। ये मैं ध्यान देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कर रहा हूँ, और सही बात है, ये जो दिलबीर सिंह कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बॉयकॉट का आह्वान करते जा रहे हैं और साइड में उनके चाइनीज़ कंपनी उनको स्पॉन्सर करती जा रही है। इसी तरह आईपीएल ने मना कर दिया कि बीसीसीआई ने कह दिया कि नहीं, हम स्पॉन्सरशिप नहीं छोड़ सकते हैं। हमको तो वीवो स्पॉन्सर करेगा और हम करेंगे। तो ये
बांग्लादेश हमको एक तरह से, मेरा ख्याल है, और ये बहुत, बांग्लादेश कई चीजों में मॉडल दिखा रहा है। इस पर ध्यान देखने की बात है कि बांग्लादेश से आप सबक सीख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आप चीन का मुकाबला कैसे करेंगे, चीन के प्रोडक्ट को कैसे छोड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आज रात में हो जाएगा या मोदी जी कर लेंगे। ये करना तो भाई इस पूरे देश को मिलकर पड़ेगा, ये आसानी से नहीं होगा। और आपको, बनाने वालों को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने होंगे, खरीदने वाले को क्वालिटी देखनी होगी, दाम भी देखना होगा, और थोड़ा सा मेड इन इंडिया के लिए अगर प्रीमियम देना पड़े उसके लिए तैयार रहना होगा। चाइना का सारा माल बाजार पे क्यों छाया है? सस्ता, सस्ता होने की वजह से। चाइना के चक्कर में भारत की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, तरह तरह की। अब रतन खेमका जी कह रहे हैं मेरी औकात नहीं है इंडिया का कॉस्टली गुड्स बाई कर सकूं, तो सरकार बंद कर दो। ये मैंने सोनम वांगचुक का वीडियो देखा है, लेकिन उस वीडियो से सबका गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बांग्लादेश बहुत, ये भी समझ लीजिए, बांग्लादेश हमसे आसान सिचुएशन में नहीं है। बांग्लादेश वो देश है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। हमसे छोटा है, हमसे ज़्यादा आबादी की डेंसिटी है वहाँ, हमसे विकराल भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ बहुत तूफान आते हैं, मौसम खराब रहता है, तमाम तरह के संकट होते हैं, बाढ़ आती है, इन सब से बच के रहेंगे। तो ये आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, और इसमें इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को और सरकार को, सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। नेपाल जो आंख दिखा रहा है वो चिंता का विषय है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब मैं आपसे, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, कोरोना है, चीन है, नेपाल है, सब कष्ट दे रहे हैं, इसके बावजूद शेयर बाजार बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह आपने सोची होगी। कविता जी आप कुछ लिखेंगी तो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है, और ये मानना मैं फिर सिर्फ अपने मानने पर नहीं कह रहा हूँ, कि सावधान रहने का वक्त है, बहुत सावधान रहिए। ये तेजी किसी भी वक्त, किसी भी दिन हवा हो सकती है। इसके इसके गायब होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा कब कहाँ चला गया। और एक जानकार ने कहा है, मैं नाम लेके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका कहना है कि जुआरियों की एक नई जमात ने शेयर बाजार पे कब्जा कर लिया है, और ऑपरेटर लगे हुए हैं, बहुत सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, और इसीलिए आपके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी आए हैं इस वक्त, तमाम लोग हैं जिनके पास, जो लोग खाली हैं उनको, कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा भी है, वो सोचते हैं कि इस वक्त का सदुपयोग कर लो, बाजार में आ जाओ, कुछ ट्रेडिंग कर लो। तो लेकिन ये जो ट्रेडिंग का काम है, ये जिनको अच्छे से आता नहीं है, ये उनके लिए बहुत खतरनाक समय है, ये भी मैं बता दूं। किसी दिन अचानक तेजी से ये भागता है। मैं कैसे आउट ऑफ सब्जेक्ट हूँ भाई, समझाइए तो मुझे। मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिए थे कि 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, उन पर बात करूंगा, और बात कर रहा हूँ उन पे। ये सारे सब्जेक्ट में नाम लेके चर्चा कर रहा हूँ, पहले से बता चुका हूँ किस किस चीज पे बात करूंगा। तो बाजार की जो तेजी है, ये तेजी मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। और एक और आप चिंताजनक समय देख लीजिए, ये ऑपरेटर लोग हैं, जम के लगे हुए हैं, दम लगा रखा है। आज की एक चमत्कारिक खबर आपको बता दूं पहले, क्योंकि इसको लेके काफी मैं सुनता हूं आप लोगों से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 150 बिलियन डॉलर, 150 अरब डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया है। 19 जून को 11,52,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप हो गया रिलायंस का, जो 151.2 बिलियन डॉलर होता है आज के एक्सचेंज रेट पर, 76 रुपए 18 पैसे का डॉलर है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक उपलब्धि आज की दिखाई है। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो उपलब्धि है, 31 दिसंबर 18 को रिलायंस का मार्केट कैप 7,10,711 करोड़ रुपए था, जो एनएससी के यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 5% से कम यानी 4.98% था। आज 19 जून को रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप
बाजार के मार्केट कैप का 8.53% हिस्सा हो गया है। यानी भारत की सारी लिस्टेड कंपनियों की कुल हैसियत का 8.5% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा 11वां इन्वेस्टमेंट भी आ गया है रिलायंस में, जो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 11वां इन्वेस्टमेंट आ गया है। और इस वक्त मैं जो सावधानी बरतने को कह रहा हूं, खतरनाक बात कह रहा हूं, किसी छोटी मोटी कंपनी में पैसा किसी के भी कहने पर, किसी की सलाह पर, किसी के दिखाने पर बिल्कुल मत लगाइए, धोखे में मत फंसिए। इस समय बिल्कुल टॉप नॉच कंपनी के ही भरोसे रहिएगा, किसी भी छोटी, क्योंकि इस वक्त अभी आप देखिएगा धीरे धीरे ऐसी कंपनियां भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि नाम लेने में तरह तरह के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी इसलिए है, जिस कंपनी के लोग अपनी एम्प्लॉयज की तनख्वाह काट रहे हैं, उनकी कमाई कम हो रही है, साफ दिख रहा है कि उनका धंधा खराब हो रहा है, इसके बावजूद उनके भाव बढ़ रहे हैं। क्या हो सकता है इसकी वजह? और अभी आप देख लीजिएगा कि जुलाई की शुरुआत जब होगी, क्योंकि वो उस समय अप्रैल से जून वाले तिमाही का रिटर्न आएगा। मैं परेश गांधी जी डेट फंड के बारे में कोई राय नहीं दे सकता हूं। मैं डेट फंड का जानकार नहीं हूं, लेकिन उससे निकलने की सलाह भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपने किस डेट फंड में लगा रखा है ये देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय लीजिए। उस डेट फंड, खास उस डेट फंड में ने किस किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी रेटिंग देखिए। और अगर आप खुद नहीं देख सकते हैं तो अपने एडवाइजर से कहिए कि वो देख के बताएं। डेट फंड में रिस्क यही है कि हम लोग डेट फंड को समझते नहीं है और हम उसमें पैसा ये सोच के लगा देते हैं कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो इससे सेफ इन्वेस्टमेंट तो फिर फिक्स डिपॉजिट है। फिर डेट फंड में ऐसी क्या चीज है कि आप उसमें जाना चाहते हैं? अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अच्छी अच्छी जगह इक्विटी के अच्छे फंड में लगाइए। इस समय बाजार जहां गिरा हुआ है, यहां से मैं बार बार कहता हूं, यहां से और गिर सकता है, बहुत गिर सकता है, लेकिन इसके बाद आज नहीं तो कल बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तब अगर आपने अच्छी कंपनियों में, अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपको रिटर्न देंगे। तो सवाल ये उठ रहा है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां तक सवाल है वो बात बार बार आ रही है कि आप रिलायंस के जो पार्टली पेड राइट्स इशू वाले शेयर हैं उनमें क्यों पैसा लगाएं हैं। तो उनके बारे में मैंने बताया, मेरी अपनी राय यह है कि आप पूरे में आपको लगाना है तो आप पूरा पूरा शेयर खरीदें बजाय ये टुकड़ा खरीदने के। लेकिन जो टुकड़ा खरीदने वाले हैं उनका एक तर्क है, और अब वो उसके प्रीमियम और उसके गैप को छोड़ के अगर देखें, उनका कहना है कि आप फुल एक्सपोजर ले रहे हैं। फुल आपको अगर यहाँ से अप्रिसिएशन होगा तो जितना उसका शेयर बढ़ेगा उतना ही पैसा इसमें भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, मतलब उसी रेशियो में बढ़ता रहेगा। रेशियो ज्यादा इसलिए हो जाएगा कि यहाँ आपने कम पैसा लगाया हुआ है, अगर 100 रुपए शेयर बढ़ा तो 100 रुपए ही ये पार्टली पेड शेयर भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ आपका पैसा कम लगा हुआ है। आप अगर ओरिजिनल अलॉटी हैं तो आपने 1/4 लगाया हुआ है, और अगर आप ओरिजिनल नहीं है, आपने बाजार से खरीदा है, तो आपने लगभग आधा लगाया हुआ है, लेकिन आपको रिवॉर्ड तो पूरे पे मिलेगा। और जो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज या मुकेश भाई अपना स्टेक बेच रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में किसी दिन उन इन्वेस्टर्स को उनको एग्जिट दिलाना होगा। और वो जो आप एग्जिट जब भी आपको दिलाना होगा तो आमतौर पे ये जो फंड्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ये वहां से मोटे तौर पे हिसाब लगा के आते हैं कि इस अपने पैसे का दुगना होना है, 3 गुना होना है, या कितना रिटर्न आना है। तो अगर उन सबको इतना रिटर्न मिलना है तो वो वही रिटर्न रिलायंस को भी मिलेगा, प्रोमोटर्स को मिलेगा, या अगर आपको वो उसमें राइट्स देंगे तो आपको भी मिलेगा। इसलिए रिलायंस में इस वक्त लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए लोग बड़े बड़े इसमें पैसा लगा रहे हैं, और इसी वजह से रिलायंस का भविष्य लंबे दौर में अच्छा दिख रहा है। कम से कम तब तक के लिए तो अच्छा है ही जब तक ये जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग नहीं हो जाती है, जब तक आप उसमें से अपनी कमाई कर नहीं लेते हैं। जिस दिन वो होने लगेगा, उस दिन जब कहा जाता है सेल ऑन न्यूज,
तो जब उस दिन न्यूज़ आ जाएगा, हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा है कि मैं कोट टाई में क्यों नहीं आता हूँ। मैं आता था शुरू में, लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं लगता है। आप औपचारिक, ये जहाँ आप घर पे बैठे हैं, जिस अंदाज में घर पे रहते हैं, उस अंदाज में रहिए। तो मुझे कोट टाई वैसे भी कोई बहुत ऐसा, आप जहाँ मैं रहता हूँ बॉम्बे शहर में, कोट टाई पहन के घूमना कोई अच्छा नहीं लगता है। और मैं जब तक चैनल पे एंकरिंग नहीं करता था, उससे पहले मैंने जीवन में शायद 1-2 ही कोट टाई खरीदी रही। गुरजीत जी जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, लेकिन यही जो नए खिलाड़ी का समय भी होता है। एक और चीज़ रिलायंस के बारे में इस समय, क्योंकि अभी आप लोग मेक इन इंडिया और चाइना के बॉयकॉट की बात कर रहे थे, आज एक खबर और है कि ये खबर आई है कि रिलायंस ने अपना 5G इक्विपमेंट टेस्ट करने की का प्रस्ताव रखा है, सरकार से इजाज़त मांगी है। यानी वो जो उपकरण पीछे बैक एंड में जो मशीनें लगती हैं, जो 5G गियर जिसको बोलते हैं, जो अभी तक चाइना से खरीदा जाता था। दिलबीर जी, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ जो मेरा विचार है, बिल्कुल दे दूंगा, आप चिंता न करें। प्रॉपर्टी पर, और बाकी लोगों से भी राय है, इच्छा है कि अगर कोई लोग इस पर राय रखते हैं तो वो भी अपनी राय दे दें। तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा आपको राय। लेकिन अभी जो मैं बात कह रहा था वो कर लूँ एक बार। रिलायंस ने कहा है कि हम अपना 5G इक्विपमेंट अपना बनाया हुआ टेस्ट करना चाहते हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट मूव हो जाएगा अगर ये टेस्टिंग अप्रूव हो जाती है और वो टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हुआवेई का या चाइनीज कंपनियों का, ZTE का, इनका सामान खरीदते थे हम लोग, ज्यादातर दुनिया की कंपनियां। और अगर इस तरह का इक्विपमेंट आप भारत में बनाएंगे और वो दुनिया के दूसरे देशों में भी बिकने लगा, तो इससे हमें एक देश के तौर पे, सिर्फ खरीदार के तौर पे नहीं, एक इंडस्ट्री हब के तौर पे बड़ा फायदा हो सकता है। ये मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है। अब आपने पूछा प्रॉपर्टी के लिए क्या करें, तो मेरी अपनी राय यह है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अभी आज का दिन नहीं, आज आगे का लंबा समय, अभी 6 महीने, साल भर से ज़्यादा तक का समय अच्छा नहीं रहने वाला है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। प्रॉपर्टी पे भी मेरा एक व्यू है कि अगर प्रॉपर्टी आप अपने खरीदने के लिए, अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं, आपको अगर कोई उसका कोई कमर्शियल या इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल नहीं है, तो फिर वो बात नहीं बनती है, फिर उस पर दिमाग मत लगाइए। उसके बजाय इस वक्त अच्छे फंड्स में, और फंड्स में जो जैसे बैलेंस फंड को लेकर अभी लोग पूछ रहे हैं, कविता जी कह रही हैं कि कंटिन्यू करें, मेरी भी राय है कि HDFC बैलेंस फंड एक अच्छा फंड है, और उसमें जो फंड के अपने मतलब एनवायरनमेंट के जो कष्ट हो सकते हैं वो हैं, लेकिन अलग से सिर्फ फंड के मैनेजमेंट के लिहाज से कोई कष्ट उसमें आपके लिए नहीं आने वाले। वो उसके फंड मैनेजर्स भी अच्छे हैं, बड़ी कंपनी भी है, तो खतरा नहीं है। छोटी कंपनियां खराब होती हैं मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन छोटी कंपनी का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, मुश्किल होती है, इसलिए। और अपने पास कैश रखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए कि अपने पास कैश रखिए, जितना कैश आप रख सकते हैं। और अभी, हाँ, मैं सेल भी, सही कह रहे हैं आप, सेल करने को भी नहीं कह रहा हूं मैं। सेल जो, जैसे आपने कहा कि आप रखिए उसको, फंड जो आपका बैलेंस फंड है उसको बेचिए भी मत। अब ये कुछ चीजें आ रही हैं, आप लोग टिप्पणियां अपने खुद पढ़ लीजिए भाई, जिसको जो जिसमें दिलचस्पी हो, लेकिन जो सवाल अपना उठ रहा है, और मेरा कहना है स्मॉल कैप में आप लोग, अगर आपके पैसे लगे हुए हैं और आप फायदे में हैं किसी स्मॉल कैप फंड में, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आपको निकाल लेना चाहिए जिस दिन बाजार चढ़ा हुआ हो, और SIP जारी रखिए। SIP आपको आगे जाके लंबे समय में फायदा दे सकती है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट रोक के मत रखिए। आपने इतना 8 साल से आपने पैसा लगा रखा है और सिग्निफिकेंट लॉस में है, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। ये आपने कब और कैसे लगा दिया है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं आपको मिड कैप शेयर चलेंगे या नहीं चलेंगे वाले प्रश्न से मैं थोड़ा परहेज करता हूँ। उसकी वजह ये है, और अभी इस पे देखिए कविता मैडम की भी टिप्पणी आ जाएगी।
लेकिन मेरी वजह यह है कि मिड कैप शेयर आपको फंसाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, स्मॉल कैप भी और मिड कैप भी। इसीलिए अगर आप ये करें तो आप किसी फंड के जरिए जाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सीधे सीधे आप किसी ऐसी कंपनी के चक्कर में चले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। जैसे अभी सवाल आ गया, यस बैंक नहीं बढ़ता। यस बैंक के बढ़ने में बहुत साल लगेंगे, यस बैंक आसानी से नहीं बढ़ेगा। यस बैंक ने जितना कुंडा किया है लोगों का, उसके बाद भी आप उसके बढ़ने के भरोसे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा। और अभी जब ये बैलेंस शीट आएंगी, सामने आने वाली हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अचानक मुझे फिर हाहाकार के लक्षण दिख रहे हैं। और आज की बात यही हुई है कि फिक्स टाइम करूंगा माजिद साहब, अभी तक नहीं कर पाया हूँ, कुछ तैयारियां अभी भी लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वेयर आई फ्रॉम ये अच्छा है। पीपीई किट्स बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं इस समय। मैंने तो मतलब अगर आप देखिए, ऑनलाइन देख रहा था मैं, बहुत ही आश्चर्यजनक खोज है कि तमाम कंपनियां, यानी लुई फिलिप, वैन ह्यूजेन से लेकर और जितनी अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, एनएमआर का ये आपको मास्क मिल रहा है, लुई फिलिप का मास्क मिल रहा है, सब कंपनियां इस समय मास्क बनाने में लगी हैं, क्योंकि वही तो बिक रहा है। तो इसलिए ये कौन सी कंपनी इस काम में लग गई है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब मैं छोटी सी टिप्पणी एक करूंगा अंत में, क्योंकि बात देखिए, इंडेक्स फंड पर मेरी राय है कि आप अगर ये चाहते हैं कि सेफ रहें, तो आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। उसमें आपको बहुत जो है एनॉर्मस मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन बाजार को जो रिटर्न मिलता है, बाजार का रिटर्न, वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। और वो बाजार का अच्छा रिटर्न होता है। अविनो बाग जी, देखिए, जुआ खेलने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी होती है। आपने 3 रुपए में जब वोडाफोन आइडिया खरीदा था तो आपने जुआ खेला था, उसमें आप इतना माल बना चुके हैं। अब अगर आपकी इच्छा है कि और दांव लगा के रखना है तो रखिए। ब्लाइंड खेली हुई है, जिस दिन पत्ते खुलेंगे दिख जाएगा। उस पे किसी की कोई भी क्या राय दे सकता है आपको। एलआईसी का आईपीओ अभी जब आएगा तब आएगा, अभी देखिए कब होने वाला है, सामने दिखेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उस पे अभी आप राय मत मांगिए, अभी तो कब खुलेगा, कब बंद होगा। तो ये इसीलिए इस समय वोडाफोन आइडिया में बहुत से लोग पैसा लगाएंगे, और बहुत से लोग हो सकता है कि बहुत बड़ा पैसा बनाए, मल्टी बैगर बनाए। लेकिन ये इसकी सलाह कोई किसी को नहीं दे पाएगा। इसकी सलाह आपको सिर्फ ऑपरेटर या पंटर ही दे पाएगा। मैं जो ईटीएफ देखिए अपने लगाता हूँ, आज मुझे किसी मित्र ने सलाह दी है, तो वो मैंने वो किया है, इसलिए बता दे रहा हूँ। मैं ये बात बार बार साफ कर दूं कि मैं राय मशवरा, मैं एडवाइजर नहीं हूँ, राय देता नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ बता देता हूँ, जो मेरा विचार है वो बता देता हूँ। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए या अपना खुद का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि रिस्क आपका है। आप लौकी खरीदने से पहले 20 मिनट मोलभाव करते हैं, और शेयर खरीदने से पहले किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं, पंटर यहाँ होता है, पंटर बाजार में पंटर होते हैं, बहुत होते हैं। और पंटर जो पंटिंग करते हैं, यानी यही टिप देते हैं, लेते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उनको टोपी पहनाते हैं, इनको पंटर कहा जाता है। अब मैं आज सुशांत सिंह राजपूत वाली बात पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, और ये जरूरी हो गया अब जो किस्सा जहां पहुंच गया है। क्योंकि आज आपने अगर देखा हो तो पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे दबे स्वरों में बातें उठी। कुछ लोगों ने इशारों में कहा कि उनको एक गैंग है बॉलीवुड में जिसने जो नए लोगों को परेशान करता है। उसके बाद कंगना रनौत ने खुलकर, कंगना रनौत इस बात के लिए मशहूर हैं, उन्होंने खुलकर लगाया, और उन्होंने साफ साफ कहा है हिम्मत के साथ कि ये जो लोग हैं वो इस अंदाज में बात करते हैं। मुझे इस तरह की हिदायत दी गई थी, मुझे भी कहा गया था, और मुझे बहुत परेशान, और आपको पता ही है पहले भी कंगना इस तरह की बात कर चुकी हैं। उसने कहा है कि सुशांत को भी परेशान किया गया, और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, और इस अंदाज में भी जांच कर रही है बिल्कुल, कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को
मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए? क्या उसके पीछे जो बॉलीवुड में गैंग चलते हैं, बॉलीवुड में नए लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, यहाँ जो मठाधीश लोग हैं, क्या उनका शिकार हो गए सुशांत सिंह राजपूत? ये सवाल है, और ये सवाल गंभीर होता जा रहा है। उसके बाद साहिल खान ने यही बात कही, साहिल खान ने भी बिल्कुल इसी तरह की बात कही है। हाँ, ये बहुत से लोग इसको चीप पब्लिसिटी कह सकते हैं कि आप दूसरे की जान की कीमत पे कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब सवाल जहाँ पहुँच गए, अब सोनू निगम उसमें आए हैं, और सोनू निगम ने तो ये कह दिया है कि अगर ये किस्सा आप जल्दी ही हो सकता है कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से भी किसी की आत्महत्या की खबर सुन लें। और ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ इस किस्से को कि ये मुझे भी ऐसा लगा था कि जिसको जाना है वो चला गया। अब हम इस बारे में बात करके, इस तरह से बातें करके उनके परिवार को दुखाना क्यों करें? तकलीफ देने का सवाल है, क्यों उठाया जाए? लेकिन ये सवाल सही है, कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ कुछ नहीं है, बड़ी है। पहले से कहा जाता है कि साहब अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, 2 नंबर का पैसा लगता है, और गुंडे बदमाश तय करते हैं कि क्या होगा। आप अगर गैंग के साथ नहीं हैं तो आप रह नहीं सकते हैं। ये शिकायतें तमाम लोग करते हुए चले गए, लेकिन ये सवाल गंभीर इसीलिए हो रहा है कि सोनू निगम ने उठा दिया म्यूजिक में, और म्यूजिक में हमने सुना है, पहले भी आपने सुना हो कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, अच्छी आवाजें होती थी, गायब हो जाते थे। फिल्मों में हमने देखा एक से एक एक्टर आए, अभिनेता आए। अभी किसी भी इंडस्ट्री में, और ये सवाल मैं अब आपसे कहूँ कि ये बिजनेस में नहीं होता है क्या? बिजनेस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तबाह हो गए, और उनको किसी दूसरे बड़े बिजनेसमैन ने तबाह कर दिया। खूनी जंग हमने व्यापार में तो जैसी लड़ाइयाँ देखी हैं, वो आप सोच नहीं सकते हैं कि किस किस तरह की लड़ाइयाँ, एक से एक बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ व्यापार में हुई हैं, और लोग सुनते थे कि आप भूल जाएंगे, आप सोच नहीं सकते हैं जिस अंदाज में ये बात हो रही है। तो इसलिए वहाँ बड़ा पैसा है, और फिल्मी फैमिलियाँ चलती हैं, लेकिन यही इसी तरह के परिवार राजनीति में चलते हैं, इसी तरह के परिवार एजुकेशन में चलते हैं। आप प्रोफेसर साहब के बच्चे ही प्रोफेसर होते हैं, ये क्या आपने आसपास नहीं देखा है? बड़े वकीलों के बच्चे ही बड़े वकील होते हैं, ये आपने अपने आसपास नहीं देखा है? तो ये हमारे हमारे समाज में ये बीमारी है कि हम हर तरफ ये भाई भतीजावाद चलता है। इसमें उन लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं इस बात को लेकर बड़ा है, एक दो नहीं है, बड़े बड़े सवाल हैं कि आपने उठाए हुए हैं। नेटफ्लिक्स अब गैंग साफ कर देगा ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन जो लोग अंदर की खबर रखते हैं, जो लोग जानते हैं, उनका कहना है कि साहब नेटफ्लिक्स भी गैंग है। नेटफ्लिक्स को 4 लोगों ने मोनोपोलाइज कर रखा है, और वो उन्हीं की जो प्रोडक्शन है उनको लेते हैं, और उनके अलावा किसी और से वो बात ही नहीं करते हैं। आपको भी अगर कोई सीरीज बनानी है और नेटफ्लिक्स में जाना है, तो आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए, हो सकता है, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस पे जांच होनी चाहिए, ठीक से, बाकायदा होनी चाहिए, और जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए इतनी सी बात इस पर मुझे करनी थी। लेकिन सवाल है, मैंने इसलिए आज कहा था कि सवाल हैं, और तमाम तरह के सवाल हैं, हर चीज पे सवाल उठ रहे हैं। तो और जवाब कहाँ है पता नहीं है। उस मीटिंग में भी कोई जवाब मिला ऐसा मुझे नहीं लगता है, और अभी सवाल उठते रहेंगे। ये सवाल अभी जल्दी बंद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जब आज की तारीख में आप सन 62 का सवाल उठाएंगे, आप जवाहरलाल नेहरू पे सवाल उठाएंगे, तो उसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये हो नहीं सकता है। और सवाल पर मुझे याद आता है, उससे मैं अंत करूंगा एक दो लाइनें बोल के, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं, और घंटी साथ में बजा दें, और
लाइक और शेयर भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और सवालों पर एक पुरानी लाइन है, और वो, ओह कर्नल शर्मा साहब, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं, क्यों, किसका नाम, किसका चाहत नहीं, नाम मैं वैसे नहीं लूंगा। देखिए नाम लेना ठीक नहीं है, किसी का भी नाम क्यों लिया जाएगा, और नाम लेने के बहुत जोखिम है, वो बेवजह क्यों उठाने हैं। नाम जिन लोगों को लेने हैं वो ले रहे हैं, ये कहा गया है कि लोग नाम क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन नाम मैं जब इंडस्ट्री में कंपनियों के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं स्मॉल मिड कैप के उन शेयरों के नाम नहीं ले रहा हूँ जिनमें लोगों को फंसा दिया जाता है, तो मैं फिल्मी दुनिया में लोगों के नाम क्यों लूंगा, ये मेरा प्रश्न है। इस वक्त एक दुविधा और फंसी हुई है कि किताबें कौन सी पढ़ी जाएं, और किताबें मैंने दो ढूंढी थी, मैं सोच रहा था उन पे कुछ बात करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आज देर हो गई है, लंबा हो गया है, इसलिए आज बात नहीं करूंगा। किताबों का किस्सा अलग से ही करूंगा। हाँ, डेट फंड बिल्कुल मेरा भी राय ये है, जो कविता जी कह रही हैं बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ, कि अगर आपको डेट फंड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप डेट फंड से दूर रहें। डेट फंड सिर्फ उन्हीं लोगों को उनमें जाना चाहिए जिनको डेट फंड की जानकारी हो, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हों। आमतौर पर इंस्टीट्यूशनल्स करते हैं, आपको डेट फंड में ही लगाना है, तो उससे अच्छा है कि आप किसी ऐसे फंड में, जैसे बैलेंस फंड है उसमें जाइए, या बैलेंस एडवांटेज फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिनमें डेट और इक्विटी दोनों होता है, और उनमें वो फंड मैनेजर आपका रिस्क मैनेज करता है। वरना आप सेंसेक्स का ईटीएफ ले लीजिए, आजकल कह रहे हैं प्राइवेट बैंक का ईटीएफ है, और वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बड़ी कंपनी है, उसका ले सकते हैं, एचडीएफसी का ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक का ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और मैं, देखिए, कंपनियों पे इस अंदाज में मैं राय नहीं दूंगा। हाँ, किस्सा किताबों का मैं जल्दी करूंगा। और मेरा टाइटल कोई कॉपी कर रहा है म्यूजिक और ग्राफिक्स के साथ, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। कोई मेरे मेरे टाइटल में क्या कॉपी करके ले जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। और कर रहा है तो अच्छी बात है, ले जा रहा है तो मुझे उसका लिंक भेज दीजिए अगर आपके पास है, तो मैं भी देख लूंगा कहाँ है। और सवालों पर एक पुरानी लाइन है, वो लाइन हमेशा बैठती है, तो वो पढ़ देता हूँ फिर से। हमारे हर सवाल का हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। अब इनकलाब का क्या मतलब होता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, लेकिन उस पर फिर कभी और किस्सा किताबों का अलग से करूंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।